वेलकम बैक नाज़रीन। हम बातचीत करें पाकिस्तान की कुछ मईशत और एक आम आदमी की ज़िंदगी पे असरात के हवाले से। डॉक्टर खाकान नजीब साहब और डॉक्टर फयाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं। दोनों इकोनॉमिस्ट हैं, एक एनर्जी सेक्टर पर और एक ओवरऑल मईशत के ऊपर अबू रखते हैं। खाकान साहब, आपके एक दो चीज़ें बड़ी अहम जो फयाज चौधरी साहब ने की उसके ऊपर ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। जो हमारी अभी ये फिक्स्ड जो 72% कॉस्ट और 28% जो बाकी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट की बात हो रही है, इसके ऊपर भी कि हम इससे कैसे जान छुड़ा सकते हैं। और दूसरा जो मामला जो मैंने ब्रेक से पहले भी एक क्वेश्चन छोड़ा, जो आप ही ने पहले निशानदेही की थी कि हम किस तरह से अपने अखराजात को जो है कि वो बेहतर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो कमेटियाँ तो बारहा बनी हैं, उनकी रिपोर्ट्स अभी भी हमारे पास मौजूद हैं, पड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं किसी शेल्फ के अंदर पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके ऊपर शायद कोई डस्ट वस्ट साफ करके उसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है, जो नहीं हो रहा। तो देखिए ना जमील साहब, ये तो नेशनल कमीशन फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म से शुरू कीजिए 2004। जी हाँ। मुझे याद है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में उस पर काम करता था और मतलब वो रिपोर्ट्स पढ़ता था। उससे पीछे भी चले जाएं तो बहुत सी रिपोर्ट्स हैं। ये ये कमीशंस कमिटीज कैन गेट यू समवेयर। कोई रिपोर्ट तैयार कर देगा, कोई रिसर्च लिख देगा। दिस इज जस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ बिजनेस। असल बात तो ये है कि ये आपको प्रोफेशनल सर्जिकल टीम्स लानी पड़ेंगी जो ये काम को एंड तक पहुंचाएं, और उनके साथ तय करना पड़ेगा कि आप काम करना क्या चाहते हैं। अब देखिए, मैं एक्सपेंडिचर रिफॉर्म पहले सामने रखता हूं, फिर डॉक्टर फयाज ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहिए हमें। देखिए, नंबर वन, इस वक्त पाकिस्तान की डेट रीप्रोफाइलिंग होने वाली है, हमारे पब्लिक सेक्टर डेट की भी, और स्पेशली जो डॉक्टर फयाज अभी मेंशन कर रहे थे, जो हमारे आईपीपीज का डेट है, स्पेशली ये जो डेट रिसेंटली चाइनीज है, मेरे ख्याल 15-16 अरब डॉलर का है, इसको आगे ले जाएं, 3-4 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आपकी हो जाएगी, या इसको रीफाइनेंस करवाना पड़ेगा। सो यू हैव टू फाइंड प्रोफेशनल्स हु कैन डू दिस, राइट। मतलब मैंने फाइनेंस चूंकि पढ़ी है अपने एमबीए लेवल पे, फिर काम भी किया है इसमें। सो यू हैव टू फाइंड एक्सपर्ट्स जो इस काम को समझते हो। दूसरा, नंबर दो, जो एक्सपेंडिचर है, 17 सब्जेक्ट फेडरल गवर्नमेंट चला रही है, कि हमारा काम नहीं है चलाना, इनको डिवॉल्व करें, इनका 300-400 अरब आप बचा सकते हैं। एसओईज इस वक्त 167 कमर्शियल एसओईज हैं गवर्नमेंट के पास, 83 प्राइमरी और फिर उनकी सब्सिडरीज। अब आप बताएं कि एक पीआईए को बेच के तो बात बनेगी नहीं, वो भी हम इसलिए बेच रहे हैं, our hand has literally been forced to do this. आई रियली होप कि एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन पहले बनाएंगे। फिर मैं बार बार इस चीज को नहीं छोड़ता कि कॉम्पिटेंस इज द इशू, इट इज नॉट द पॉलिटिकल विल विच इज अलोन द इशू। इस वक्त तो एस्टैब्लिशमेंट भी साथ खड़ी है, पूरी सपोर्ट दे रही है गवर्नमेंट को। सो वेयर इज द पॉलिटिकल इशू? द इशू इज कि जब तक प्रोफेशनल सेटअप्स प्राइवेटाइजेशन कमीशन में प्राइवेटाइजेशन के काम में नहीं आएंगे, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म के भी आपको एक्सपर्ट चाहिए। तीसरी चीज, 43 डिविजन्स, कितने डिपार्टमेंट्स, इतनी बड़ी लेबर फोर्स, इसका आपने क्या करना है? लीनर गवर्नमेंट का क्या मतलब है? इसकी एक, फिर हम बात करते रहे हैं कि जी हम टारगेट करेंगे सब्सिडी। इस साल सब्सिडी पिछले साल से 30% बढ़ा दी आपने, 1363 अरब रुपए की सब्सिडी है। गवर्नमेंट की टेबल पर बैठ के मैं बारहा कहता था कि इनकम सपोर्ट पाकिस्तान का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसमें लेके जाइए सारी सब्सिडी को, ताकि मुझे और आपको, ताकि फर्टिलाइजर को इनको सब्सिडी ना मिले, एग्रीकल्चर के डायरेक्ट फार्मर को सब्सिडी मिले। सो इसके बारे में सोचिए। 7th एनएफसी की पूरी इंप्लीमेंटेशन कीजिए। एक बात जो किसी ने भी नहीं की और बहुत कम होती है, बात यह है कि मतलब 10 ट्रिलियन का थ्रो फॉरवर्ड है, आज भी आपने 19% 267 अरब रुपए के नए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं डेवलपमेंट के। यार, यू रियली हैव टू थिंक थ्रू, राइट। मतलब इस कौम का और इस मुल्क का, मतलब शायद जितना दर्द मेरे दिल में है, बहुत कम लोगों के होगा। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब एक कंसेप्ट होता है कि अच्छा जी हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नए शुरू कर रहे हैं, तो शायद उससे जो कुछ रोजगार के मौके निकलेंगे, कुछ जीडीपी ग्रोथ होगा, कुछ तरक्की आगे बढ़ेगी, तो ये बेहतर नहीं है कुछ? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप एक घर की दीवार बना रहे हैं पानी को रोकने के लिए, उसको आधी छोड़ देंगे और पानी वहां से लीक होता रहे, और आप दूसरी दीवार शुरू कर दें, जब आपके पास पैसे ये भी नहीं है कि 10 साल में जाके वो दीवार खत्म होनी है। जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको खत्म करें ताकि वो दीवार आपकी खड़ी हो और पानी की लीकेज कम हो। ये आसान तरीन तरीका है। आई रियली फील कि हमें बहुत कलीदी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले, मैनेजरियल फैसले उन लोगों से करवाने चाहिए जो इन एरियाज को समझते हो। लेकिन शायद क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो शायद ये देखती हैं कि डिमांड कहाँ से आ रही है, सियासी मफादात कहाँ पे है, तो वहाँ पे एक नया एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, ठीक है 5-10 साल चलता है तो चलते नहीं, शायद इसके अंदर ये फैक्टर भी बड़ा अहम होता है। एक बहुत ही जरूरी हो गया है कि वो ये सोचें कि सड़क कंप्लीट होनी चाहिए, रेल का लिंक कंप्लीट होना चाहिए, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में रिटर्न्स क्या आ रहे हैं। होता यह कि अगर आप एक
प्रोजेक्ट 5 की बजाय 10 साल में कंप्लीट करते हैं तो उसकी कॉस्ट 2 नहीं 4 गुना बढ़ जाती है और वो लिंगर ऑन करता रह जाता है और जो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना है वो नहीं आता। सो अब मैंने आपके सामने एक एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म रख दिया है। आज भी हम एक कमेटी बनाए हुए हैं, फाइनेंस में भी है, एक हायर लेवल पे भी है। आई रियली होप कि वो इसको जाकर अगर मैंने ये काम करना हो फिर मैं कहूंगा, क्योंकि मैं एक इम्प्लीमेंटेशन यूनिट को हेड करता रहा हूं। जब हमने काम करना होता था आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं हो रहा था। अब मैं जरा आईएमएफ की तरफ आ जाता हूं। मैं जब गवर्नमेंट में अगर आया अगर हम इसको एनर्जी को भी डिस्कस कर लें, आईएमएफ को हम आखिरी हिस्से में उसको ब्रॉडली कर लेंगे। लेट मी कम ऑन एनर्जी। देखिए डॉक्टर फयाज ने कलीदी गुफ्तगू की है। गुफ्तगू ये है कि हमने आईपीपीज की बात आपके सामने रखी कि इन प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है। कॉस्ट साइड को पहले हमें हैंडल करना पड़ेगा। सो एक तो हमने ये चीज आपके सामने रखी। फिर असल बात तो ये है ना कि आपको डिमांड किसी तरह बढ़ानी है तो पूरे टैरिफ के स्ट्रक्चर को उन्होंने हिंट किया ठीक करना पड़ेगा। आई एम विद हिम। सर्दियों की जो बात है ना, मैं इस पे एक आज कि 26% कस्टमर है जिसको हम गैस दे रहे हैं, मेरे जैसे अमीर लोगों को, उन लोगों को जो बिजली अफोर्ड कर सकते हैं उनको बंद करें और उनको जाके गैस दें, उन पावर यूनिट्स को जो कि लोकल गैस इस्तेमाल करें, ताकि बिजली की खपत सर्दियों में 12,000 की बजाय 20,000 पे जाए, ताकि पर यूनिट कॉस्ट ड्रॉप करे। देखिए ये प्रोफेशनल फैसले आपको प्रोफेशनल से करवाएं और प्रोफेशनल्स पे ओनस डाले पॉलिटिकल गवर्नमेंट कि जी ये तो हमें डॉक्टर फयाज साहब कह गए हैं कि ये काम करना चाहिए। जब तक आप इस तरह के काम नहीं करेंगे और एनर्जी को एक सिंगल सोर्स सोच कर नहीं चलेंगे तो जो उसका इकोनॉमिक वैल्यू है वो आप निकाल नहीं पा रहे। अभी भी पाकिस्तान में थर्ड कोर्ट पे मूव करना है, बिल्कुल करना है। फिर मैं बहुत आजिज़ी से कहता हूं, आई एम सॉरी, डॉक्टर साहब ने हिंट किया मेंबर्स की तरफ नेपरा के जिस तरह हम चूज करते हैं, मैं तब भी ये कहता था टेबल पे, आई फुली सपोर्ट दिस। ये एक प्रोफेशनल टेक्निकल, या तो आपने प्रोविंसेस से भी लाने, आपको बताना पड़ेगा कि उसकी क्या सीवी होगी, उसकी डोमेन नॉलेज क्या होगी। आज भी हमने रेगुलेटरी एजेंसीज को सोचा है कि वो रिटायर्ड पार्किंग प्लेसेस बन गई हैं। ये प्रोफेशनल काम है, ये टेक्निकल काम है, ये टैरिफ का काम है, ये एनर्जी की मार्केट सीटीबीसीएम बनाने का काम है। यार 10 साल से मैं सुन रहा हूं एनर्जी मार्केट, इसको टेलीकॉम से कंपेयर करें। मुझे बताएं खालिद भाई, आपके दफ्तर में आके किसी ने आपको कहा है मेरा मोबाइल का बिल बहुत आया है? किसी आदमी ने आपको ये नहीं कहा होगा। मेरा गरीब दोस्त, मेरे अमीर दोस्त, मेरे मिडिल क्लास दोस्त, मेरे प्रोफेशनल दोस्त हर वक्त मुझे कहते हैं कि यार बिजली का बिल बहुत आ गया है। मेरे डैड भी मुझे यही कंप्लेन करते हैं कि तुम बिजली नहीं ठीक करते इस मुल्क की। ऑन अ लाइटर नोट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, वो कौन चला रहा है? 10 स्टेट रन मोनोपोलीज, डिस्कोस की 2 सुई गैस कंपनीज मोनोपोलीज, गवर्नमेंट की। बिजली बनानी कितनी है हम बताते हैं, बिजली बेचनी किसको है हम बताते हैं, बिजली का टैरिफ क्या होगा हम बताते हैं। खुदारा कंपेटिटिव मार्केट रेगुलेटर को क्या हो गया है? और ये फिर एक और बात, 2 अब कलीदी तंजीमी ढांचे सामने रखता हूं। ऑस्ट्रेलिया में एक रेगुलेटर नाम है AER, ऑस्ट्रेलियन एनर्जी रेगुलेटर। नेपरा और ओगरा को एक रेगुलेटर बनाए ताकि वो एनर्जी को ठीक करे, ना कि पावर और गैस को अलग-अलग करे। पाकिस्तान में एक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी बनाए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वाटर एक जगह पड़ा है, पेट्रोलियम एक जगह पड़ा है, गैस एक जगह पड़ी है, पावर एक जगह पड़ा है। कैसे आप कलीदी फैसले लेंगे? अब ये तंजीम नौ का ढांचा है जो हमें सामने रखना है। एक और डॉक्टर साहब, एक मेरे ज़हन में एक और चीज़ आ रही है आपकी गुफ्तगू सुन के। ये जो एक ज़माना था कि हम एनर्जी मिक्स की बात किया करते थे, जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि थर्मल, हाइडल, कोल, अल्टरनेट, विंड, सोलर, ये सारी चीज़ें जो है कि अच्छा ये डिस्टर्ब है, हमें जो है कि इससे निकल के ये चीज़ें करनी चाहिए। अभी एक और जो फयाज जोशी साहब ने पहले हिस्से में जो बात कर रहे थे, वो अभी जैसे कॉस्ट के ऊपर भी अभी हमें इसका ज़रा बैलेंस ठीक करना पड़ेगा, तो वो बैलेंस भी ठीक नहीं हो पा रहा कि हम तो अगर 72% फिक्स कॉस्ट दे रहे हैं और शायद हम यूटिलाइज भी अगर नहीं कर रहे कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम के ऊपर, तो ये तो बड़ा एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा होगी। हम एक मामला ठीक नहीं कर पाते, दूसरा जो अपने सर पे मुसल्लत कर लेते हैं, तो इससे भी कैसे जान छुड़ाई जा सकती है? देखिए ना, एक तरफ तो खपत बढ़ाएंगे तो आपकी पावर ज्यादा आएगी, आपकी बिजली ज्यादा बिकेगी। अगर बिजली ज्यादा बिकेगी तो जो ऊपर का डिनोमिनेटर है यानी कि आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो 2100 अरब ही है इस साल की, वो लाख यूनिट पे हो, 1.5 लाख पे हो, 2 लाख यूनिट पे हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मेरा ख्याल है 235 टेरावाट आवर्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और डिमांड 140 टेरावाट की आती है साल में। सो इसको ठीक करने के लिए टैरिफ को ठीक करें, सुई गैस ना दें लोगों को ताकि विंटर में 12,000 की डिमांड बढ़े। ये सारे काम, और फिर जब
इसकी कीमत नीचे लाने के लिए कॉस्ट नीचे लाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग चलेगी, तो आपकी बिजली की खपत बढ़ेगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। और जो असल बात हमने एक दूसरी जो टेक्निकल टर्म्स में नहीं की, देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसकी हमने गुफ्तगू शुरू की थी, कंप्लायंस ऑफ टैक्सेशन आसान होनी चाहिए। पाकिस्तान को डीरेगुलेट, लिबरलाइज और प्राइवेटाइज करना है। ये सब काम करेंगे तो मतलब हम हमेशा डिपेंडेंट हैं इस पे कि चाइनीज प्लांट्स आएंगे पाकिस्तान में लग जाएंगे। यार पाकिस्तान का पहले जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, लेट्स गेट हिम और हर एक्साइटेड टू पुट मनी इन पाकिस्तान एंड नॉट इन रियल एस्टेट, एंड नॉट इन रियल एस्टेट इन दुबई, बट पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल, जूती बनाए, गाड़ी की बत्ती बनाए, माइक्रोचिप बनाए, जो भी बनाना चाहता है। जरूर इंडस्ट्री चाइना से शिफ्ट होनी चाहिए, बट ट्रेन चाइना ने अपने लोगों को किया था। आज ने अपनी फैक्ट्री खोली थी। सो आपको अपनी ये जो सारी डीरेगुलेशन का प्रोसेस है, ये एक और मतलब पूरा एक सब्जेक्ट है, तब आपकी इंडस्ट्री पनपेगी। मैं इसमें जरा फयाज चोइस साहब को भी इसी इशू पे लेना चाह रहा हूँ जिसकी आप भी अभी थोड़ी देर पहले निशानदेही कर रहे थे, डिस्कोस की या जो गैस कंपनीज और गवर्नमेंट की मोनोपोली इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं ये भी जरा चोइस साहब बताइएगा जरा इसके अंदर पोटेंशियल कितना है कि हम कई बार सुनते हैं कि हम एनर्जी सेक्टर की जो है कि वो प्राइवेटाइजेशन कर दें, और अभी जो डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि इसके अंदर एक मुसाबकत की, कंपटीशन की फ़िज़ा होनी चाहिए, तो क्या ये जो डिस्कोस हमारी हैं, क्या इनको इसके अंदर इतनी जान है और इस वक्त इनकी जो बिज़नेस वायबिलिटी है वो इतनी है कि इसको कोई ख़रीदने के लिए तैयार होगा? जो आप लॉसेस का और जो सारा बिजनेस इन्वायरमेंट का तज़किरा कर रहे थे, उसके अंदर इसको ख़रीदने के लिए भी कोई अवेलेबल होगा? जी थैंक यू। मैं इसमें ज़रा थोड़ी सी बिग पिक्चर ज़रा आपको दे दूँ। टोटल कंट्री की जो डिमांड है, पहले वहां से शुरू करते हैं, वो है 2 सूबों की डिमांड, सिंध और बलूचिस्तान की 19% है, इंक्लूडिंग के इलेक्ट्रिक ओनली 19। बाकी 81% डिमांड है नॉर्थ ऑफ गुद्दू यानी कि पंजाब और केपी में। ठीक हो गया, ये इस्लामाबाद। अब इसमें से 67% ओवरऑल 100 में से वो तो है पंजाब और डिस्को। अगर आप इनका 3 डिस्को ऐसी हैं जिसका अंडर 10 है लॉसेस, 2 ऐसी डिस्कोज हैं जैसे मैपको है, बड़ा लार्जर एरिया है उसका, इवन ठीक है ना जी, उसकी, और जो इस्लामाबाद भी कम है, लाहौर भी बहुत बड़ा, यानी कि क्योंकि बहुत बड़ा सिटी है, तो इसकी भी 10 या 11 के करीब है। और इसी तरह 12 या 12.5 मेरे ख्याल में मैपको है, बाकी तीनों सिंगल डिश में। अच्छा, तो ये भी इतना बड़ा मिथ नहीं है। इसको क्या किया जाता है, जैसे नजीब साहब ने अपना, जैसे आपने भी जिक्र किया, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। असल में हमारी पूरी डिस्कोज, जब से हमने वापडा से अलग हुए, हमने बना तो दी कंपनियां, इनको एज ए कंपनी चलाना है, रखा सर्विस मॉडल, मैनेज मॉडल लाए नहीं। तो हमने जो ट्रांजिशन करना था पिछले 30 साल से, हमने वो मैनेजमेंट मॉडल तो लाए नहीं, सीधा प्राइवेटाइजेशन। वो क्या करेगा, उसको हम वहां सीधा चले जाएंगे, गड़बड़ कर बैठेंगे, एक चुंगल से निकले से दूसरे चुंगल में फंस जाएंगे। बुनियादी तौर पे हमें इन डिस्कोस को पहले कंसेशन या मैनेजमेंट मॉडल से चलाना चाहिए। बाकी रह गई केपी, बलोचिस्तान और सिंध, ये टोटल मिलके तीनों सूबे 33% है इंक्लूड। अच्छा, अब 33 में से लेट्स से आप कह लें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जी, हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं है जी, हमारा बहुत मसाइल हैं, हैं जी, गवर्नेंस के इश्यूज हैं। अच्छा, आधे पैसे आपको आ जाते हैं, फिर भी यहां से आपकी रिकवरी 97%, 98 हो जाती है, जो 67% पोर्शन है, ये हम बताते नहीं है। अच्छा, लेकिन वो जो बाकी 3 हमारे प्रोविंसेस है, वहां मान लिया इश्यूज हैं, लेकिन वहां चले ऑन एवरेज 50% आ गई, तो आपके वो जो 10-12% जो आपकी रिकवरी नहीं आई या आपकी चोरी हो गई, वो सर्कुलर डेट बन गया। ठीक हुआ। तो हमें पहले तो ये देखना है कि प्रॉब्लम कहां है, क्या मैं उसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से दुरुस्त कर सकता हूं, क्या उसको मैं इसको प्रोविंशियल जो मैनेजमेंट मॉडल को प्रोविंस से मिलके, एडमिनिस्ट्रेट से मिलके इसको हल कर सकता हूं, या मैं वहां फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाऊं और मैं वहां लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ाऊं, उसकी पहले तो मैं वेल्थ क्रिएशन करूं। वो वेल्थ क्रिएशन होगी तो बिल देगा। ठीक है, तो मैंने इंटीरियर सिंध में जो मसाइल हैं, मतलब हम उन बातों पे गौर नहीं करते जो असल प्रॉब्लम जहां है।
हम कहीं सोल्यूशन कहीं और ढूंढना शुरू करते हैं, प्राइवेटाइजेशन में ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो भाई ये कोई रात का मसला नहीं है, ये कोई 30 साल 40 साल से ये मसला है। क्या मैं ये चोरी या जो मेरा इन्वेलप है, डिकेड्स लॉन्ग मसला, डिकेड्स लॉन्ग, बट वी डू नॉट पुट राइट माइंड वहां कि हम यार ये इकट्ठे मिलके आओ सोचें इसका क्या करना है। ये आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को पीछे बैठ के एक रेगुलेटर के तौर के ऊपर काम करना चाहिए और इसको प्राइवेट जो एंटिटीज हैं या बिजनेस हैं उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए इसको? मैं ये कहता हूं, जैसे अभी देखो ना राइट मैन, ये बोर्ड इनके अभी जो जितने बोर्ड पिछले दफा बने थे आधे पॉलिटिकल, वो कहना है मतलब वो हर बंदा अपने इलाके की वो कहता है बिजली बहाल कर दो, मतलब दिस इज द लेवल ऑफ द बोर्ड। वो जो कॉम्पिटेंस की बात की, तो हमारे मुल्क में आप मान लें हमने अपने मुल्क में एजुकेशन पे और ट्रेनिंग पे तवज्जो नहीं दी, और हमने कैपेसिटी बिल्डिंग और हमने कंपिटेंस, हम शेयर इनकम्पिटेंस का शिकार हैं, शेयर इनकम्पिटेंस का शिकार है सारे अदारे, और उसमें ज्यादा रोल गवर्नमेंट का अपना है, मिनिस्ट्रीज का है। अगर ये अदारे कहीं अपने तौर पे पनप रहे होते, जो हमारा बोर्ड स्ट्रक्चर आप कह लें कि कौन इन्फ्लुएंस करता है फैसलों को, वो मिनिस्ट्री खुद। वो जो इंडिपेंडेंस इन अदारों को चाहिए थी वो कभी मिली नहीं। अभी भी आपके पेप्को के एमडी कौन होते हैं, या पीपीएमसी का एमडी कौन है जो सारी डिस्कोर्स कंट्रोल करता है? पूछ लें नजीब साहब से। अभी भी हमारा वो फेडरल सेक्रेटरी के अलावा जो उनके एडिशनल सेक्रेटरी या मतलब जॉइंट सेक्रेटरी, तो कहानी ये है कि वहां हम अपने आप को अकले कुल या किसी को सर्व करना शुरू कर देते हैं। अभी का जो सेटअप है मैं इससे बहुत खुश हूं। अभी जो नया सेटअप अभी जैसे लंगदयाल साहब आए हैं, उन्होंने बड़े ड्रास्टिक कुछ चीजें की हैं, ठीक है। अवैस लगारी साहब ने, मतलब मैं अभी हमाद अजहर ने बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। मैं तो नाम लेके बात करता हूं, मुझे किसी से खौफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को जान देनी। जो साहब एक ब्रेक लेनी है, तो ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा एनर्जी सेक्टर भी और फिर की जो इन्वॉल्वमेंट है और जो इन्हिसार हमारा क्योंकि उसके ऊपर है, तो इसलिए बहुत से वो मशवरे भी देते हैं, बहुत से हमसे तकाजे भी करते हैं, वो इसके ऊपर हम ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।